प्लेसिंग ठीक नहीं है। यस, नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सीधे सूचना आपको मिले। आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ हैं कर्नल मयंक चौबे साहब और पुष्कर अवस्थी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार जी। दर्शकों, यूरोपियन यूनियन जिनके अंदर आते हैं 27 देश और उसके दो रिप्रेजेंटेटिव जो कि सर्वे सर्वा हैं, एक यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट और यूरोपियन काउंसिल उसके प्रेसिडेंट, दोनों भारत में। दोनों 26 जनवरी के हमारे गणतंत्र दिवस परेड पर, जैसा कि हमारी एक परंपरा है विदेशी मेहमानों को बुलाने का, दोनों मेहमान। और आप जब ये वीडियो देख रहे हैं शाम के 6 बजे, तो दिन में 11 बजे यूरोपियन यूनियन के साथ महाडील संपन्न हो गई। वो महाडील जो कि न सिर्फ एक पक्ष के लिए लाभकारी है, बल्कि इसका दायरा इतना बड़ा है जिसमें व्यापार के हर क्षेत्र शामिल है। और जब ये डील हुई तो उसकी जरा शुरुआती कुछ वीडियोस देख लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में अपने दोनों अतिथियों से बात करेंगे और जरा ये भी जानेंगे कि ट्रम्प चचा कोने में बैठ के इतना चिढ़ क्यों रहे हैं। तो आइए जरा वीडियो देख लेते हैं कि किस तरीके से ये डील हुई और डील होने के बाद क्या कुछ रहा माहौल। ये डील हो रही है जिसको हमारे वाणिज्य मंत्री गोयल साहब और यूरोपियन यूनियन की तरफ से रिप्रेजेंटेशन। डील साइन होने के बाद यूरोपियन एसोसिएशन की चीफ उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा उसको भी सुन लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं इसकी डिटेलिंग पे। Prime Minister Modi, dear friend, 1 year ago the full College of Commissioners came to India. You mentioned it. And this is also a very special memory for me. It showed the seriousness of our intent and the strength of our commitment. Today we reap the fruits of that commitment with our historic summit. And let me start with trade. Prime Minister, distinguished friend, we did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people, and this is the tale of two giants, the world's second and fourth largest economies, two giants who choose partnership in a true win-win fashion. तो साहब दोनों की विन विन सिचुएशन भी इन्होंने बता दी, लेकिन दरअसल 18 साल के बाद ये महाडील क्यों हो सकी? भारत किन मामलों में रुका हुआ था? खासतौर से 2014 में सरकार आने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार किन मामलों में बिल्कुल रुकी हुई थी और जिसकी वजह से ये 10 साल 11 साल का भी जो फासला तय करना पड़ा हमें, हालांकि प्रस्ताव इसका 18 साल से था। हम जरा उसको भी देखते हैं एक नजर में। 5 वो ऐसे महत्वपूर्ण कारण आप दर्शक इस स्क्रीन में देख लीजिए, जिनमें से मेन था कि भारत कभी भी ये नहीं चाहता था कि वो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर वो खोले। खासतौर से अमेरिका के साथ जो हमारी डील अटकी हुई है वो केवल ट्रम्प की ये जिद कि डेयरी खोलो, एग्रीकल्चर सेक्टर खोलो, हमने नहीं कहा और उसकी वजह से हम तमाम तरह के प्रतिबंध और दुनिया का टैरिफ ये सब झेल रहे हैं। लेकिन क्या यूरोपियन यूनियन के साथ ये जो महाडील हुई है, भारत मान गया, एग्रीकल्चर सेक्टर खोला गया, डेयरी खोला गया? नहीं खोला गया। ये साफ बताता है कि भारत के आज की सरकार अपने शर्तों पर डील हो, महाडील हो, छोटी डील हो, बड़ी डील हो, ये तभी होगा और ये साफ ट्रम्प को संकेत है। आइए चलते हैं इसके जियोपॉलिटिकल स्थितियों पर जरा विचार करते हैं। सर, कर्नल साहब मैं आपसे शुरू करूंगा। अपनी शर्तों पर व्यापार, अपने सब शर्तों पर संबंध, ये ध्येय वाक्य है और इसमें भारत जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। दावोस के बाद सीधे यहां आना, उसके बाद इतनी महाडील। सर देखिए अवनीश जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
क्योंकि उसके बाद हम पहली बार मिल रहे हैं। तो ये डील जो थी ये पेंडिंग थी, समिट जो था ये निश्चित था, और इनका इस गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में उर्सुला वॉन डर लायन का और एंटोनियो दा कोस्टा का आना यहाँ पर तय था। अब ऐसा है कि सारे के सारे व्यू रचना ऐसी होती है, तारामंडल इस प्रकार से अपने आप को पेश करता है कि ये डील जो है अभी साइन होनी थी। देखिए, कहते हैं कि सरस्वती विराजमान हो जाती है जिह्वा पर जब उसको हमारे पक्ष में काम करना होता है। तो ट्रम्प साहब की जिह्वा पर सरस्वती विराजमान हो गई। उन्होंने धमकियां दी, भारत को दी धमकियां, उन्होंने यूरोपियन यूनियन को धमकी दी, उन्होंने नेटो को धमकी दी। और इन धमकी के सिलसिले में उन्होंने क्या किया कि मैं भारत को फिर भी मित्र मानूंगा, और ये तो इनकी मित्रता बहुत तगड़ी थी यूरोपियन यूनियन के साथ में। तो दोनों मित्र जो थे परस्पर खिन्न से होते हुए दिखाई दिए यहाँ पर। तो दोस्त जो थे वो थोड़े से इतर हुए। अब होता क्या है कि भाई अवनीश जी के साथ मेरी दोस्ती है और पुष्कर जी के साथ में हेलो हाय है बस। तो अवनीश जी जब अगर मुझसे सही से बात नहीं करेंगे तो मैं अपनी दोस्ती अवनीश जी से हेलो हाय के रख दूंगा और पुष्कर जी से दोस्ती मेरी बढ़ जाएगी। तो भारत, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की आप मान के चलिए दोस्ती इसी प्रकार से थी। जब हेलो हाय को बदला गया दोस्ती में, तो यूरोपियन यूनियन के साथ में यूरोपियन यूनियन का भारत के निकट आना जो था वो यही कारण बना कि ट्रम्प साहब ने जो अनर्गल प्रलाप किया था वो कहीं इनको रास नहीं आया, और इन्होंने देखना शुरू किया कि हमें ऑल्टरनेट मार्केट क्या देखना है। अब जाने के रास्ते दो थे, एक था चीन और एक था भारत। चीन को सब जानते हैं कि चीन हमेशा अपना हित साधकर काम करता है, अगले की चिंता नहीं करता। भारत जो है वो हमेशा दूसरे पक्ष का भी बात सोचता है और एक रिलायबल पार्टनर के रूप में अपने आप को पेश करता है। यानी भारत से आप विश्वास की उम्मीद रख सकते हैं, चीन से आप कतई नहीं रख सकते। तो यूरोपियन यूनियन के लिए वायबल ऑल्टरनेट क्या मिला है? भारत का। तो समिट होना था, गणतंत्र दिवस की परेड में इन दोनों को आना था, परंतु डील जो थी वो तय हो पाती कि नहीं हो पाती, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। अब ऐसा तो है नहीं कि 2007 से जो काम चल रहा था वो 2 दिन में पूरा हो गया होगा, क्योंकि 2007 से ये डील पे नेगोशिएशन शुरू था। और जैसे आपने बताया कि 5 मुद्दे थे, जिसमें प्रमुख था एग्रीकल्चर और दूसरा था डेयरी। भारत का ये रुख है कि हम ये 2 एग्रीकल्चर और डेयरी के सेक्टर नहीं खोलेंगे, क्योंकि इससे हमारे किसानों को और हमारे पशुपालकों को इससे नुकसान होगा। तो सरकार ने सारे सितम कहूंगा झेले, अमेरिका के भी, सब जगह के, परंतु अपने लोगों के हित को हमेशा साथ में रखा, सामने रखा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बड़ी अच्छी चीजें थी जो मैंने खुद यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट से निकाली हैं। तो उनका कहना यह था कि देखिए, यूरोप को सबसे प्यारी चीज है उनकी कारें। उनकी कार पर ड्यूटी जो टैरिफ जो था वो 110% लगा हुआ था। ये 110% से घटकर ये टैरिफ 10% पे लाया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि तुरंत हो गया ना, पहले ये डील साइन हुई है। ये डील साइन होने के बाद में रेटिफाई होगी अपनी अपनी पार्लियामेंट से, ये लीगल फ्रेमवर्क के अंडर से भी होकर निकलेगी। तो उसको भी 2 चीजें पार करनी बाकी है जो हो जाएंगी। तो धीरे धीरे फेज तरीके से यूरोपियन कारें जो हैं वो भारत के मार्केट में आएंगी। तो जो अवनीश जी सोच रहे थे नई मर्सिडीज बेंज खरीदने का, वो अब धीरे धीरे इसको आराम से ले पाएंगे। तो इसमें भी कोटा है सर, इसमें भी कोटा है। केवल पहली 2,95,000 कारें पर ईयर, इसी पर यह लागू है जी। नहीं, उसमें तो आपका नंबर आ ही जाएगा वैसे। तो अब हम जब जाएंगे अवनीश जी से मिलने के, तो चमचमाती मर्सिडीज में बैठेंगे जो थोड़ी सी सस्ती होगी। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि इन्होंने अपने वाइन, जो मदिरा पान करने के शौकीन हैं, तो वाइन जो है वो 150% टैरिफ था उसके ऊपर, और वाइन का टैरिफ घटाकर 20% कर दिया जाएगा प्रीमियम रेंज पर और मीडियम रेंज। यानी प्रीमियम मतलब उच्च कोटि की वाइन जो है उस पर 20% टैरिफ रह जाएगा और 30% हो जाएगा मीडियम रेंज पे।
ये मैं उन चीजों की कह रहा हूं जिसके आने से भारत आयात करता है, और आयात करने से जिसके शुल्क में कमी आएगी, और शुल्क में कमी आने का मतलब है कि इसकी कीमतें जो हैं वो कम होती हमको दिखाई देंगी। दूसरा है स्पिरिट यानी कि अल्कोहल 150% से घटकर ड्यूटी जो है वो 40% रह जाएगी। जो आम लोग जनरली कंज्यूम करते हैं बियर 110% से घटकर 50%, ऑलिव ऑयल वगैरह पे 0% टैरिफ, कीवी जो हरे रंग का फ्रूट आता है विटामिन सी से परिपूर्ण 33% से घटकर 10%, जूस पे 0%, इस प्रकार से ड्यूटीज जो है वो घटाई जाएंगी। उर्सुला वैन डर लेyen ने जब ये प्रेस को संबोधित कर रही थी प्रधानमंत्री मोदी के साथ में, तब उन्होंने ये बात कही थी कि ये मैंने इससे फायदे लगा दिए हैं, दर्शक चाहें तो जी इसको भी देखें साथ में। जी जी तो उन्होंने ये कहा था कि इन सब चीजों से एक साल में $4 बिलियन के टैरिफ जो है वो घट जाएंगे। यानी इतना करने से तो कहते हैं कि जो विन विन सिचुएशन की बात वो कर रहे थे, वो विन विन सिचुएशन यही है कि यूरोप के मार्केट में ये फायदा होगा कि उनके पास में भारत का माल पहुंचेगा। फार्मास्यूटिकल्स, ज्वेलरी इत्यादि जो हमारी जाती हैं, एक्सपोर्ट होती हैं, जिन पे टेक्सटाइल हेवी है, टैरिफ जूता है, लेदर प्रोडक्ट है, इस पे तो जीरो कर दिया सर। जी 10% बिल्कुल खत्म कर दिया। नहीं, खत्म कर 10% हो दिया। जाएगी या बिल्कुल जीरो हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल इस तरह के ट्रेड डील्स में कुछ तो जो फ्री ट्रेड डील होती है उसमें या तो जीरो हो जाता है और नहीं तो बहुत नॉमिनल हो जाता है, जैसे 110 का नॉमिनल 10%। वो क्योंकि हम्म एंटी डंपिंग लॉस के तहत आ जाता है ना, वो आप उसको ही तो बचाना होता है। तो ये होगा। अच्छा, दूसरे मजे की बात ये है कि इसमें उन्होंने ये कहा था कि यूरोप की टेक्नोलॉजी और भारत की वर्कफोर्स और कुशल कारीगर दोनों जब मिलेंगे आपस में तो विन विन सिचुएशन पैदा होगी। तो अब इसमें ये कहा गया है कि हमारे देश में लाखों लोगों के लिए रोजगार भी और पैदा होंगे। तो ये अलग है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात मैंने अब नीचे ये नोट की थी कि स्टार्टअप्स के ऊपर उन्होंने बोला है कि आपस में सहयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि बड़े-बड़े जायंट्स का फायदा होएगा। जो स्टार्टअप्स होंगे वो भी सहयोग करेंगे। रिसर्चर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए और आपके स्टूडेंट्स के लिए मूवमेंट जो होगा वो भी थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाएगा। ये ट्रेड ही नहीं, बाकी और चीजों पर भी इसमें डिसीजन हुए। तो जो स्टूडेंट्स, जो अभिभावक सोच रहे हैं कि अपने बच्चों को यूरोप पढ़ने भेजना चाहेंगे, वो उसके लिए भी आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की आवाजाही में थोड़ा-सा सहूलियत मिलेगी। तो मैंने इसमें बल्कि एक छोटा-सा मोनोलॉग भी किया था ट्रेड डील के ऊपर, साइन होने से पहले ही, क्योंकि ये आ चुका था कि ये साइन होगी। तो इस पर थोड़े से अपने शब्द जो थे वो मैंने साझा किए थे। तो एक तरीके से ये बहुत फायदे का सौदा है। अब बाकी और मुद्दे भी हैं, यूरोप के साथ में कैसे हमारे संबंध बढ़ रहे हैं, उस पर हम बाद में आएंगे। अवनीश जी, क्षमा आपके सामने रोशन की जाती है। जी सर, अब मैं चलता हूँ जरा पुष्कर दा के पास। पुष्कर दा, ये कौन सी चीज कितनी सस्ती हो जाएगी या हमारा व्यापार कितना बढ़ जाएगा, ये सारे तो समाचार हैं, धीरे 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 ये जनता तक पहुंच जाएंगे। अकेले अगर देखा जाए तो केमिकल और फार्मा सेक्टर में 20% का बूम आ सकता है। और इसी के साथ साथ रक्षा मंत्री जब अलग से मुलाकात किए हैं तो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के साथ भारत की रक्षा डील, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग शामिल है, जैसा कि अभी कर्नल साहब बता रहे थे। एक तरफ व्यापार में शराब से लेके महंगी कारों से लेके जूता, ज्वेलरी, कपड़ा, और उसके साथ ये जो डिफेंस भी ये कवर कर रहा है। जबकि हम लोगों ने तो अक्सर ये सुना है डिफेंस डीलें अलग होती हैं, कंट्री टू कंट्री होती हैं। लेकिन जरा ये समझाइएगा, ये जो डिफेंस डील इस महाडील का हिस्सा है, तो क्या अब हमें इन 27 देशों से अलग अलग डिफेंस डील नहीं करनी पड़ेगी? और इसका अमेरिका और ट्रंप के जो रवैया है इस पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि ट्रंप तो फूके-फूके नजर आ रहे थे। यहाँ कल दोनों परेड देख रहे थे बैठ के, और ट्रंप चाचा वहाँ कह रहे थे कि नहीं, नहीं, आप तो बहुत पुरानी लोकतंत्र हैं, डेमोक्रेसी हैं, आई लव यू इंडिया। पुष्कर दा। तो भैया ऐसा है कि सबसे पहले मैं जो धन्यवाद देना चाहूंगा डोनाल्ड ट्रंप को। वो अमेरिकी राष्ट्रपति थे और जो कुछ हुआ है उसका पूरा योगदान जो है, जो भारत और ईयू के बीच में जो समझौते हुए हैं, उसका जो है श्रेय उनको जाता है।
क्योंकि भारत तो बहुत, जैसे बताया तुमने कि 18-19 साल से जो है ऑलरेडी लगातार नेगोशिएशन चल रहा था, बात चल रही थी। लेकिन जब नेगोशिएशन इस तौर पे होता है तो तभी होता है कि जब आप स्ट्रांग फुटिंग पे होते हैं। भारत का समय आया, भारत एक स्ट्रांग फुटिंग पे था। और दूसरा, यूरोप के पास भी जो है कोई उपाय बचा नहीं था। यूरोप की वजह, यूरोपियन कमीशन की जो है पीठ जो है दीवार से ट्रम्प चचा ने लगा दी थी। और जब लगा दी थी तो उसके बाद उनके तो कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ पर इसी का महत्व आता है कि हम लोग जो है एफटीए की बात करते रहे, टोटल कमर्शियल डील है। उसमें जो है सिक्योरिटी एंड डिफेंस जो पार्टनरशिप हुई है वो एक आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ सिलेबस है। ये जो है शुरू में इसके बारे में, इसके मतलब कितना गुप्त रखा गया। और इसके साथ ये भी समझ में आता है कि यूरोप यूनियन के जो सदस्य 28 राष्ट्र हैं यूरोप के, वो कितने वनरेबल हैं। जब से ट्रम्प चचा जब पिछली बार भी अपने कार्यकाल में आए थे तो नेटो में अमेरिकी इन्वेस्टमेंट के विरुद्ध थे। और उसके बाद जो है जिस तरीके से लगातार दबाव बनाते रहे कि ये अपनी अभी तुरंत जो है 3% जीडीपी और फिर 5% जीडीपी तक जो है खर्च करें, तो यूरोप के पास कोई ऑप्शन नहीं था। क्योंकि यूरोप ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद धीरे 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 अपनी सब कुछ अमेरिका के प्रभुत्व में जो है हर चीज, हर सही गलत में सहयोग करते हुए उन्होंने भरपूर इसका सुख लिया। जो उपनिवेशवाद जो है विश्व में रहा है 3-4 शताब्दी का, उसकी तो जननी जो है ये यूरोप है, ये उनके रजवाड़े। और उसके बाद जब जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है उपनिवेशवाद तथाकथित रूप से खत्म हुआ, तो फिर जो आर्थिक उपनिवेशवाद या क्रॉनी कैपिटलिज्म कह लीजिए, क्रूड कैपिटलिज्म कह लीजिए अमेरिका की, उसका भी जो फायदा उठाना था यूरोप ने उठाया। और वो क्या होता था, वो ये था कि शेष विश्व का में जो है, ये थर्ड वर्ल्ड को कहते हैं, आप कह लीजिए साउथ ग्लोब कह लीजिए, उसके रिसोर्सेस को जो है इन्होंने नोचा। तो प्रॉब्लम अब ये हो गई है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में जिस तरह अमेरिका परेशान है, वो उसी के सहारे जो है डी इंडस्ट्रियलाइज यूरोप भी हो गया। यूरोप के पास जो है केवल जो पुराना नोचने के लिए बचा नहीं, जो उनके पास है उसमें वो सुरक्षा उन्होंने लगाया नहीं, तो उनकी जनरेशन तो समाप्त हो गई जो उनके राष्ट्र की, उनके समाज की रक्षा कर सके। और नेटो पे उनको पूरा पूरा विश्वास है ट्रम्प पे कि नेटो में वो चीज नहीं आने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन का युद्ध रशिया से कराया गया, उसमें पूरा इन्हीं सब यूरोप वालों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसमें अमेरिका का पूरा श्रेय था, अमेरिका की साजो सामान था। और आज जो है वही अमेरिका जो है अपने को किनारा कर रहा है यूक्रेन रशिया वॉर से। तो बेसिकली रूस के दायरे में कौन आएगा? यूरोप आएगा। और यूरोप और रूस का जो है, चाहे वो जर्मन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटिश हो, इंग्लैंड हो, ये पुराना इनका जो है शताब्दियों पूरा जो है इनका एक कहना चाहिए कि जो एक हेटेड टुवर्ड रशियन पीपल या रशिया के जार पीरियड से रहा है, उसके उस साइकोलॉजी से वो उबर नहीं पा रहे हैं। तो आज की तारीख में भारत से ज्यादा श्रेष्ठ उनके पास कोई रक्षा कवच नहीं। क्योंकि 2019-20 में जो आपका कोविड का जो काल आया, तो उसमें पहला उनको रियलिटी चेक ये मिला कि जिसपे रिलाई करते थे अपनी सप्लाई चेन के लिए, वो डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्टरप्ट हो गया। और जिसके बाद जो है पूरा यूरोप और अमेरिका जो है, जहां लोगों ने नोट छाप छाप के जो है उसको ओवरकम करना चाहा, वहां नुकसान हुआ। तो आज की तारीख में सिक्योरिटी एंड डिफेंस पैक्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ना उनके पास टेक्नोलॉजी है। इसमें तो आप कह सकते हैं कि यूरोप जो है टेक्नोलॉजी मामले में कम नहीं, कई मामलों में उसका जो है अमेरिका टेक्नोलॉजी से भी टक्कर लेता, लेकिन उन्होंने उस पर काम करना बंद कर दिया। भारत क्या, भारत में नव संचार हो रहा है, यहाँ स्किल्ड है भारत अपने प्रभुत्व। इसमें फिर बता रहा हूं आपको, ऑपरेशन सिंदूर का रिफ्लेक्शन है ये सिक्योरिटी एंड डिफेंस। ये नहीं तो यूरोपियन कमीशन कभी नहीं करता, कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसीलिए इसको छुपाया गया आखिरी समय तक।
ये जो है हम लोगों के सामने जो है पिछले 48 घंटे में बात सामने आई है, वो भी पहले पहले विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी चीज है। पहले तो इसमें फायदा पहले यही है कि भारत तो ऑलरेडी फ्रांस हाँ, से जहाज, जर्मनी से सबमरीन कर ही चुका है। ईयू ठीक का बात। मतलब हो गया कि इसके अंतर्गत करने का अर्थ हो गया कि ईयू के राष्ट्र ज्वाइंटली विद इंडिया कैन प्रोड्यूस न्यू आर्मामेंट्स, चाहे भारत में, क्योंकि भारत में जो है वो पैसा दे सकते हैं सिर्फ, और दिमाग दे सकते हैं, बना नहीं सकते, वो बनाने की कैपेबिलिटी नहीं। और हम जो है ये प्रूव कर चुके हैं कि जब भी हमारे हाथ में कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, वी आर वेरी वेरी सक्सेसफुल इन इंटीग्रेटिंग इन थिंग विद द सिस्टम। PS-400 को किया ना। तो ये जो है, इसको तो मैं इसको दिशा में देखता हूं कि जियो पॉलिटिक्स पे भी इसका बहुत असर पड़ेगा निश्चित रूप से। अभी तो ट्रंप के जो सोशल मीडिया कौन सा उनका है, अभी उनका नाचना चालू नहीं हुआ है। हम लोग जो है रात से जो है उसका नाचना देखना चालू कर लेंगे। तो अभी तो इसका परिणाम ये होगा कि अभी तो अमेरिका के दंश जो है भारत को और इस यूरोपियन यूनियन को अभी झेलने बाकी है, बिल्कुल क्योंकि जो चीज भारत ने यूं से की है वही तो अमेरिका भी चाहता था। लेकिन बिल्कुल। ट्रंप बाबू का जो मेगा फेगा जो उनका है, जो उनका सपोर्ट बेस है, टेरी पे अटका हुआ था, उस पे अटका हुआ था। तो इंडिया ने सक्सेसफुली पहले न्यूजीलैंड के साथ और यहाँ करके दिखा लिया है। भारत को लोग कह रहे हैं विन विन सिचुएशन है, लेकिन ये देखा जाए कि हम इतने स्ट्रांग फुटिंग पे थे और यूरोप इतनी वनरेबल पोजीशन पे था कि जितना मैक्सिमम ड्रॉ कर सकता है कोई भी एक समझौते में, वो भारत ने किया है। क्योंकि जिस तरीके से हम, मुझे लग रहा है कि इसके अंदर एक्सपोर्ट में बूम आएगा, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट, जॉब्स का हमारे यहाँ जॉब्स की है, हमारे स्किल वर्कर है। और हम जो है क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग है, तो हम जो है जो रिसर्च वर्क वहां का है, वहां का जो R&D है, वहां पे जो हमारे स्टूडेंट जाते, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा मेजर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक चीज बताइएगा साहब, जो हमारी यूएस के साथ डील अभी पेंडिंग है, इस महा डील का और इसके ठीक बाद अब खबर ये है, और खबर क्या मतलब कंफर्म हो चुका है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर वो जो है एक बहुत बड़ी डील का टोकरा लेके वो भारत की तरफ आ रहे हैं। तो कनाडा को तो अपना राज्य बनाने पर तुले हैं ट्रम्प चाचा। तो सवाल ये होता है कि ये सब ट्रम्प को चिढ़ाने के लिए हो रहा है, या ट्रम्प इस बात के लिए अभिशप्त हैं, या ट्रम्प का ये प्रारब्ध है कि उनका व्यवहार ऐसा हुआ कि पुराने भी नहीं रहे और जो नए मामले हैं वो भारत की तरफ आ रहे हैं। क्या ये जियो ऑर्डर में बदलाव का अब सीधे सीधे संकेत दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये बात सही है, कल ऑपरेशन सिंदूर का झंडा दिखाया और आज जो है डिफेंस डील, और इससे पहले किसी को नहीं पता थी कि इस महाडील में डिफेंस भी शामिल है। जी अब देखिए, लोग मेरी इस बात को नहीं मान रहे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ट्रम्प साहब जो हैं वो केवल और केवल मोदी जी के सपोर्ट से वहां पर टिके हुए हैं। मोदी जी के साथ में उनके बहुत घनिष्ठ संबंध है। प्रत्यक्ष कुछ दिखता है, होता परोक्ष में कुछ और है। तो यूरोपियन यूनियन 2007 से डील नेगोशिएट करा था, लेकिन नहीं हो पा रही थी, तो ट्रम्प साहब को छोड़ा गया उनके पीछे। तो ट्रम्प साहब ने पूरा ग्राउंड बनाया और उन्होंने धक्का मारा यूरोपियन यूनियन को। यूरोपियन यूनियन दौड़ के आता है और उसको डील साइन कर लेता है, और वो मदर ऑफ ऑल डील साइन करता है। कनाडा भी नहीं मान रहा था। कनाडा जो है वो निज्जर के नाम पे बहुत ऊल जलूल बक रहा था। तो पहले तो वहां पर उनके प्रधानमंत्री को बदला गया। माइक कार्नी आके बैठे, थोड़े समझदारी का घूंट पिलाया उनको, फिर बोल दिया कि आपको हम 52वां राज्य बनाएंगे। उन्होंने सोचा चीन से करें मुआहदा, ना, चीन से नहीं, भारत से कर लेते हैं। $2.8 बिलियन के वर्थ का वो इंडिया को यूरेनियम ऑफर करने आ रहे हैं मार्च 2026 में। तो जो भारत को चाहिए था, वो भारत को इस समय, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ना, प्लेटर पे रख के परोस के दिया जा रहा है कि भैया हमसे ले लो, हमसे डील कर लो। ये तो यूरेनियम की बात कर रहा हूं मैं। यूरेनियम से नीचे लैंथेनाइट सीरीज आती है, इसको लोग आमतौर पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं, वो भी ऑफर करने आएंगे वो। तो उनके एजेंडा पर वो सब चीजें हैं जो भारत जो है वो चाहता तो है लेकिन बोलता नहीं है। ट्रम्प साहब मुंह खोल के बोलते हैं और झंडा दिखा देते हैं, और लोग
दौड़े दौड़े आते हैं भारत के पास में डील करने के। तो मेरा मानना यह है कि ट्रम्प साहब जो हैं वो मोदी साहब की बी टीम के मेंबर हैं और चलिए। वो हर वो काम कर रहे हैं जो भारत के लिए स्ट्रेस कर रहे हैं। देखिए ना, अब उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ ला देंगे। हमने क्या किया, हमने ग्लोबल साउथ को अपनाया। ग्लोबल साउथ में भारत का झंडा बुलंद हुआ, हमारे पास में ऑल्टरनेट मार्केट खुल गए, हमारे स्टार्टअप्स को, हमारी इंडस्ट्री को और नए पहलू मिल गए एक्सप्लोर मार्केट मिल करने गए। के लिए। सही है। बिल्कुल सर, ये बात तो एकदम जाहिर होती है। अब मैं अंतिम बातचीत के लिए जरा पूछ लूं कि ट्रम्प साहब सबसे हमारी पुष्कर दा ईयू से हमारी डील करा दिए, कनाडा से करा दिए, रूस से हम तेल खरीद ही रहे हैं, उल्टा उठा के ले जाके यूक्रेन को भी ठेल दे रहे हैं। अब तो खैर ईयू के साथ हमारा ट्रेड ही हो गया। ये सब करने के बाद आप कौन सी डेट देंगे कि जब सारे काम मोदी जी के करा लेंगे ट्रम्प साहब तो अपनी वाली डील कर लेंगे, अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो जाएगी? मेरा तो मानना यह है कि अभी फिलहाल कोई इस पे कोई तारीख या कोई समय काल देना जो है उचित नहीं होगा, क्योंकि जिस स्थिति में अमेरिका ने, ट्रम्प साहब ने अमेरिका को पहुंचा दिया है, उसमें जो है इसकी गुंजाइश बहुत कम बचती है। विदाउट ये कह सकते हैं कि अपनी तरफ से सर्टिफिकेट दे दे कि भारत, जैसे बेसेंट ने कल कहा कि भारत ने जो है चीन से जो वो रूस से जो है तेल लेना कम कर दिया है या बंद कर दिया। अब ऐसे ही उटपटांग बातें करके जो है अपना खुद ही डिक्लेयर कर देंगे, सर्टिफिकेट दे देंगे, इंडिया की हैज अ वेरी ग्रेट प्रॉब्लम फॉर ऑयल, नाउ आई कैन नॉट पनिश देम, नाउ लेट्स गो फॉर हैव ए नाइस राइड। ये सब जो है करने की उनकी जो है इच्छा हो सकती है। प्रॉब्लम क्या, अहम बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे अभी कनाडा की बात तुमने कही और कर्नल साहब ने कहा, कनाडा में ऑलरेडी काम चालू हो गया है। इस वक्त जब हम लोग बात कर रहे हैं उस वक्त जो है उनके जो मिनिस्टर ऑफ एनर्जी और नेचुरल रिसोर्सेज है, टिमोथी हॉडसन, वो भारत में आए हुए हैं। वो बेसिकली जो मार्च में जो उनका प्रेसिडेंट, वो प्राइम मिनिस्टर जो है, क्या नाम उनका, मार्क कैनी, पहले तैयार हो जाते हैं। हाँ, वो आए हैं। वो पहले पेपर तो तैयार होगा ना, तो वो पहले आए हैं। ये 8 साल बाद अब जो कोई मिनिस्टर उनका आया है एंड दे आर गोइंग फॉर इट। बेसिकली उसके अंदर जो उनका जो है एनर्जी, कनाडा वांट टू बी ए सुपर पावर इन एनर्जी सेक्टर। उसमें क्या कितना हो सकता नहीं कह सकता, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज है जिसकी भारत को बहुत जरूरत है, और भारत कई बार प्रयास करता रहा है कनाडा से, कनाडा ने बिल्कुल है वहां फुल स्टॉप लगा रखा था। तो ये विन विन सिचुएशन है। जो यूरेनियम के पीछे अमेरिका खुद पीछे पड़ा हुआ है, तो ऐसे हालात में मुझको लगता है कि यदि कनाडा की डील भी कहीं फाइनल हो गई, अभी नेगोशिएशन 1 महीने का समय है, तो मैं समझता हूं कि फिर जो है ट्रम्प के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा इन कमिंग नवंबर का जो उनका जो है मिड इलेक्शंस है। और ये बहुत कुछ कहता है। भारत भी जो है ईयू के करने के बाद, भारत को कोई जल्दी नहीं। भारत ने पहले जो अपना सिद्धांत बनाया था कि कोई नकारात्मक बात ट्रम्प के खिलाफ नहीं कहनी है, अमेरिका के खिलाफ नहीं करना है, ना जानबूझ के अपनी तरफ से एंटोगनाइज करना, अपनी उसने पोजीशन बना ली, ईयू उसके पास तगड़ा आ गया। ये हमारे लिए जीत कम, अमेरिका के लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा झटका है। ईयू का झटका जाता है। एक तरफ वो जो है नाटो से अलग होना चाहता था, एक तरफ ईयू से अलग होना चाहता था, लेकिन साफ समझ में आ रहा है। बिल्कुल, ये तो साफ समझ में आ रहा है कि ये भारत के लिए जितना फायदा हुआ है वो तो हुआ ही है, और अब हमें मायने तलाशने होंगे। मुझे लगता है ये कार्यक्रम हम लोगों को और करना पड़ेगा। मैं जरा सा इसका डिटेल, चूंकि आज भी 12 बजे के आसपास इसके सारे मिनट्स आ रहे हैं, अभी भी चीजें आ रही हैं कि डिफेंस में किस तरह की बातें हुई हैं। दर्शकों, इस महाडील में केवल जूता, चप्पल, शराब, कारें नहीं, अगर डिफेंस भी शामिल है, और वो भी एक इतना बड़ा, जिसको प्लेटर कहा कर्नल साहब ने, यूरोपियन यूनियन के 27 देश, ये संख्या बहुत बड़ी है, ये बाजार बहुत बड़ा है, और एक साइकोलॉजिकल प्रेशर, और साथ ही साथ विश्व में जो ऑर्डर है वो किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है, इसका एक बहुत बड़ा सबूत है। और उसी के साथ ट्रम्प जिस कनाडा को कब्जाने की कोशिश के इरादे जाहिर कर चुके हैं, वो कनाडा इन तमाम नकारात्मकताएं, चाहे आप वहां से अलगाववादी जो हमारे यहाँ पंजाब एक मूवमेंट है उसको सपोर्ट करना देखिए, या इन तमाम पीछे चल रहे गतिविधियों के बाद भी कनाडा अगर खुल रहा है, तो भारत विश्व को ये मजबूर कर रहा है सकारात्मक रूप से
कि अब ये नया भारत है, अपनी शर्तों पे काम करेगा और सबके लिए उपलब्ध है, सब भारत के लिए उपलब्ध हों भारत की शर्तों के आधार पर। कर्नल साहब, आपने हमें समय दिया, पुष्कर जी आपने हमें समय दिया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें पता है कि दो इतने विद्वान पैनलिस्टों के साथ 30 मिनट की इस बातचीत में इतने बड़े टॉपिक को कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इन्हीं दोनों अपने अतिथियों के साथ एक लाइव आएंगे आज 9 बजे रात का लाइव बेहद महत्वपूर्ण है। आप सब यूजीसी पर बहुत कुछ जानना चाहते हैं, हमने वीडियो किए हैं, हम किसी भी जिम्मेदारी से बचते नहीं, आंख नहीं चुराते। आज का लाइव जरूर देखिएगा रात के 9 बजे यूजीसी पर। हर पक्ष, हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा एक बड़े पैनल के साथ। 3 अतिथियों का पैनल है और सब अपने अपने विधा के मास्टर हैं, तो जरूर रात के 9 बजे देखिएगा ये वीडियो। आप तब तक देखते रहिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। तो इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश, कर्नल मयंक चौबे साहब और पुष्कर जी, हम तीनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम राम। राम।